नमस्कार, प्राइम 84 आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। प्राइम 84 में आज की बड़ी खबरें कौन सी, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। आपको बताएंगे कि चुनाव आयोग को घेरने चले तेजस्वी यादव खुद कैसे घिर गए। साथ ही आपको बताएंगे चौंकाने वाली खबर जिसे जानकर आपके मन में सवाल आएगा कि क्या देश की राजधानी दिल्ली भी सेफ नहीं है, वो भी सांसदों के लिए। तीसरी खबर में बात होगी कुलगाम एनकाउंटर की, क्या बड़ा अपडेट आ रहा है आपके सामने, वो भी रखेंगे। और आज आपको रामनगरी अयोध्या की तस्वीरें भी दिखाएंगे, जहां जम्मू कश्मीर से है, जहां पर आज चौथे दिन भी आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन अखाल जारी है। कुलगाम में चौथे दिन आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। आतंकियों के खिलाफ सेना और पुलिस की ये फाइनल स्ट्राइक कही जा रही है। इलाके में लगातार फायरिंग हो रही है। एनकाउंटर में अब तक 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान 2 जवान भी घायल हुए। सेना ने रुद्र हेलीकॉप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल किया। जंगल में 3 और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है और ऐसे में इन ऑपरेशंस को बहुत तेज कर दिया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिन 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी है या आशंका है, उनके खिलाफ जल्दी ऑपरेशन पूरा होगा। दक्षिण कश्मीर के द्यूसर कुलगाम इलाके में आज चौथे दिन भी लगातार सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। हम ठीक उसी जगह पर मौजूद है जिस इलाके में ये ऑपरेशन भारतीय सेना अंजाम दे रही है। मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये अखाल फॉरेस्ट डिवीजन है, फॉरेस्ट रेंज है, जहां पर ये ऑपरेशन जो है इसे अंजाम दिया जा रहे हैं। सुरक्षा बलों के पास इस तरह की जानकारी थी कि 2 से 3 आतंकवादी जो है इस एरिया में छुपे बैठे हैं। उसके बाद ही ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। फिलहाल इस ऑपरेशन में लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और इस वक्त भी आप सुन पा रहे होंगे कि जो गोलाबारी है वो लगातार हो रही है। आतंकवादी जो है उनको सेना ने एक जो है इस फॉरेस्ट एरिया के एक हिस्से में जो है कॉर्नर किया है और लगातार कोशिश की जा रही है कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द जो है मुकम्मल किया जाए और जो छुपे बैठे आतंकवादी है उनको जल्द से जल्द निपटाया जाए। पहले इन्फॉर्मेशन जो सुरक्षा एजेंसियों के पास थी वो 3 आतंकवादियों को लेकर थी, लेकिन अब जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि 5 से ज़्यादा जो आतंकवादी है वो छुपे हो सकते हैं। अब देखिए कि कितना जो है ये घना जंगल है और इसी घने जंगल के भीतर सेना जो है इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। तो कुलगाम के अखाल इलाके में सेना का ऑपरेशन जारी है और इस ऑपरेशन में तकनीक का इस्तेमाल सेना कर रही है। दरअसल ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी ड्रोन के जरिए आतंकियों की सही और सटीक जानकारी इकट्ठा की जा रही है। आतंकियों के हाइडआउट्स पर हेक्साकॉप्टर से बम बरसाए जा रहे हैं। अखाल फॉरेस्ट रेंज घने जंगलों वाला इलाका है और इस वजह से सेना उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आतंकियों को मौत के घाट उतारने का काम कर रही है। यही वो हेक्साकॉप्टर ड्रोन है जिसके जरिए सेना ये बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रही है। लोधी में एक स्कूल जर्जर स्थिति में था। इसके बाद प्रशासन का हथौड़ा अब चल रहा है इसके खिलाफ। ये देखिए तस्वीरें। जर्जर इमारतों के खिलाफ एक्शन कैसे ले रहा है प्रशासन, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इमारतों को ढहाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 48 बिल्डिंग्स को चिन्हित किया गया है। सबसे ज्यादा किशनपोल में 8 इमारतों को तोड़ा जाएगा। राजस्थान में लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में झालावाड़ में हुए स्कूल हादसे के बाद प्रशासन ने जर्जर इमारतों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। ऐसी इमारतों को ढहाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पहले चरण में प्रशासन की ओर से 48 बिल्डिंग्स को चिन्हित किया गया है, इन्हें तोड़ दिया जाएगा। सबसे जर्जर इमारत किशनपोल इलाके में है जिसे अब जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। राजस्थान के झालावाड़ जिले के पिपलोदी स्कूल हादसे में जहां 7 बच्चों की जिंदगी ली तो वहीं अब प्रशासन हरकत में आया है। अलबत्ता जो भी जर्जर भवन या इमारतें हैं उनको गिराने की कार्रवाई की जा रही है। जयपुर शहर से तमाम कार्रवाई की जा रही है। आप देखेंगे कि ये जयपुर का खेजड़ों का रास्ता है जहां पर ये जो इमारत थी ये काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, पूरी जर्जर अवस्था में ये इमारत थी। ऐसे में पहले यहाँ के जो ऑनर थे उनको प्रशासन की तरफ से नोटिस दिया गया कि वो अपने स्तर पर इस भवन को गिरा दें, डिमोलिश करें, क्योंकि पूरा जर्जर अवस्था में मकान था। लेकिन नोटिस दिए जाने के बावजूद भी जब मालिक नहीं जागे तो अब नगर निगम की कार्रवाई यहाँ पर जारी है। आप साफ तौर पर देखेंगे कि जो भी जर्जर अवस्था में हिस्सा था इस भवन का उसको गिरा दिया गया है और अभी आगे का काम भी चल रहा है और पूरी बिल्डिंग को गिराया जाएगा, क्योंकि आसपास के जो घर हैं वहां पर भविष्य में कोई खतरा ना बने या कोई हादसा ना हो जाए, इसके लिए तमाम जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर आया है और ये कार्रवाई की जा रही है। पूरे हेरिटेज
नगर निगम के किशनपोल इलाके में 6 घरों को चिन्हित किया गया था, जहां पर 4 घरों में जो लैंड ओनर्स हैं वो अपने स्तर पर जर्जर भवन को गिराने की कार्रवाई कर रहे हैं। तो वहीं 2 भवनों पर आज नगर निगम का एक्शन सामने आया, जहां पर सुबह मनिहारों का रास्ते में पहले कार्रवाई की गई, तो अभी खेजड़ों का रास्ता में ये जो कार्रवाई है वो नगर निगम की जारी है। जो भी जर्जर भवन है जहां पर भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है, उन तमाम भवनों को चिन्हित कर नगर निगम बड़ा एक्शन कर रहा है। अलबत्ता तमाम भवनों को का जो जर्जर हिस्सा है उसको गिराया जा रहा है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लखवीर सिंह शेखावत, टाइम्स नाउ, जयपुर। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। यहां गर्जा है प्रशासन का बुलडोजर, जहां 20 से ज्यादा अवैध निर्माण जमींदोज कर दिए गए। भारी संख्या में पुलिस बल इस वक्त मौके पर मौजूद रहा जिस वक्त ये बुलडोजर कार्रवाई की जा रही। सड़क निर्माण के चलते प्रशासन को यह कार्रवाई करनी पड़ी। आपको बता दें कि इस बड़ी कार्रवाई के दौरान मौके पर 50 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। 2 एसडीएम इस दौरान मौके पर मौजूद रहे ताकि व्यवस्था ना बिगड़े। दरअसल यह अवैध निर्माण सड़क चौड़ीकरण के बीच बाधा बन रहे। इसके बाद इन्हें चिन्हित कर बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हल्की हल्की बारिश होती रही लेकिन प्रशासन का बुलडोजर रुका नहीं, वहां से अवैध को पूरी तरह से हटा दिया। इनकी वारदात सामने आई। बाइक सवार बदमाशों ने वीवीआईपी इलाके चाणक्यपुरी में वारदात को अंजाम दिया। इसको लेकर महिला सांसद आर सुधा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि जब वो सुबह 6:15 बजे के आसपास पोलैंड एम्बेसी के बाहर से वॉक करते हुए गुजर रही थी, तभी अचानक उल्टी तरफ से बाइक सवार आए और चेन छीनकर चले गए। इसकी वजह से उनके गले पर घाव का निशान भी है। सांसद ने आरोप लगाया कि वहां आसपास कोई पुलिस मौजूद नहीं थी। काफी ढूंढा गया और तब जाकर फाइनली उन्हें एक पीसीआर वैन मिली। अपने साथ हुई वारदात की शिकायत उसी पीसीआर वैन में इन्होंने दर्ज कराई। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली में जब सांसद से इस तरह की घटना हो सकती है तो आम लोगों के साथ क्या हो। First time I am facing this much of a crime that to Parliament is happening. One chief minister, women chief minister is ruling this country. Double engine is failure. Step forward in the women. Very, very much shocked. That is a highly secured area. That's why I thought go on walking. और कांग्रेस की महिला सांसद से हुई चेन स्नेचिंग की इस वारदात पर हमारे सहयोगी अभिषेक राज की रिपोर्ट आप देखिए। 6:15 साढ़े 6 के बीच में जो तमिलनाडु से सांसद हैं आर सुधा, वो तमिलनाडु हाउस यहीं से मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। उनके साथ में एक और राज्यसभा की सांसद मौजूद थी और मॉर्निंग वॉक के लिए वो लोग यहीं से बाहर निकले। यहां से कुछ ही दूर पर पोलैंड एम्बेसी है जहां पर वो लोग पहुंचे थे और उसी रोड के गेट नंबर 3 और 4, जो पोलैंड एम्बेसी की गेट नंबर 3 और 4 है, उसके सामने पेडेस्ट्रियन जो रोड थी वहां से ये वॉक करते हुए जा रहे थे। उसी वक्त जो एक बाइक सवार है वो अपोजिट साइड से आता है, दूसरे डायरेक्शन से आता है और उसके बाद जो सुधा जा रही होती है पेडेस्ट्रियन रोड पे, जो इस तरीके से रोड बनी होती है सड़क के साइड में, वहां पे जो उनकी चेन है उसको स्नैच करता है। यहां से महज 500 से 600 मीटर की दूरी पे ही वो पोलैंड एम्बेसी है जहां पर ये स्नैचिंग की जो घटना है उसको अंजाम दिया गया। सीसीटीवी कैमरे हैं उनसे जांच की जा रही है। इसके अलावा जो पूरा एक रूट है उसको जो है वो मैप किया जा रहा है कि आखिर जो अपराधी हैं वो स्नैच करने के बाद कहां गया होगा, किस तरफ फरार हुआ होगा। बाइक सवार बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति आया था, मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था और उसके बाद उसने स्नैच किया पहले और उसके बाद वो भाग गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, देखना होगा क्या कुछ निकल के सामने आता है। संजय के साथ अभिषेक राज, टाइम्स नाना भारत, दिल्ली। चेन स्नैचिंग पर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने बड़ा बयान दिया। दिल्ली के वीआईपी इलाके में सांसद भी सेफ नहीं है, ये सवाल आतिशी उठा रही हैं। उन्होंने कहा कि जितने इंजन बढ़ते जा रहे हैं हाल उतना ही बुरा होता जा रहा है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने इस मुद्दे को लपकने की कोशिश की और उन्होंने इस पर क्या कहा, सुनिए। जितने इंजन बढ़ते जा रहे हैं दिल्ली का हाल उतना ही बुरा होता जा रहा है। आप सोचिए, अगर कोई सांसद सेफ नहीं है दिल्ली में, वीआईपी इलाके में सेफ नहीं है, तो दिल्ली की आम जनता की सेफ्टी और सिक्योरिटी का क्या हाल होगा। पंजाब के गुरदासपुर में फायरिंग की खबर है। डेरा बाबा नानक इलाके में तरीके से पाठशाला चलाने का आरोप इन पर लग रहा है। आरोप है कि समाजवादी पार्टी के नेता फरहाद गाड़ा ने स्कूलों में अवैध तरीके से ये पीडीए की पाठशाला का आयोजन किया था, बच्चों को गलत तरीके से पढ़ाई करवाई थी। इस मामले में तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी नेता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। देखिए, बच्चों को जो पढ़ाया जाता है वो सिलेबस बाकायदा शिक्षा विभाग की ओर से तय किया जाता है, लेकिन यहां अलग ही एबीसीडी सपा नेता की शुरू हो गई थी और उसके बाद अब उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
वहीं इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता के खिलाफ जब केस दर्ज किया गया तो पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। सपा नेता पर एफआईआर के बाद अखिलेश ने जो पोस्ट किया उसमें यह कि अंग्रेजों तक ने पढ़ाई के लिए एफआईआर नहीं की। बीजेपी का शिक्षा विरोधी चेहरा उजागर हुआ है। अब बीजेपी हमेशा के लिए जाएगी, अखिलेश यादव कह रहे हैं। हम आपको एक तरफ पीडीए की पाठशाला की तस्वीर दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ जब एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं वो भी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अंग्रेजों तक ने पढ़ाई के लिए एफआईआर कभी दर्ज नहीं की, लेकिन बीजेपी का शिक्षा विरोधी चेहरा आप सबके सामने आ चुका है। अखिलेश यादव लिख रहे हैं ये निंदनीय है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि अब बीजेपी जाएगी तो कभी नहीं आएगी, बीजेपी हमेशा के लिए चली जाएगी। ये बात अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की। रेस्टोरेंट में बहुत है, गंगा का पानी अब घाटों को छोड़कर रिहायशी इलाकों में घुसने लगा है। स्थिति ये कि घरों के एक एक मंजिल जल समाधि ले चुके हैं। बेबस लोग घरों की छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं। वो अपने आशियाने को बर्बाद होता हुआ देख रहे हैं। हमारे सहयोगी आशुतोष की ये रिपोर्ट आप जरा देखिए। गंगा और यमुना में आई बाढ़ की वजह से प्रयागराज के आधे हिस्से पर आफत के बादल मंडरा रहे हैं। शहर की जो सड़कें हैं वो दरिया का शक्ल ले चुकी हैं, जबकि घरों और मकानों में पूरे तरीके से पानी घुस चुका है। अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये छोटा बघाड़ा का इलाका है और यहाँ पर किस तरीके से बाढ़ का जो पानी है वो घरों में घुस चुका है, उसकी जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कि ये देखिए, ये इस मोहल्ले की ये गली है और यहाँ तक मेरे लगभग घुटने के ऊपर तक पानी है और जैसे जैसे अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ूं तो और पानी गहरा होता जाएगा। तो निश्चित तौर पे जो लोगों की मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। अगर हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो घरों की जो पहली मंजिल है वो पूरे तरीके से जलमग्न हो चुकी है। तस्वीरें आप देखिए कि घरों की जो पहली मंजिल है वो जलमग्न है। सामने आप देखिए ये दुकान है, चाहे मेरे ठीक दाहिने तरफ एक मंदिर है, ये भी पूरी तरीके से पानी में लबालब है और जो लोग हैं वो अब अपने घरों के पहली या दूसरी जो मंजिल है वहां पर कैद होने के लिए मजबूर हैं। फिलहाल अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज के लगभग 10,000 घरों की कुल स्थिति इसी तरीके से नजर आ रही है और लाखों की जो आबादी है वो बिल्कुल प्रभावित है। तो एक बड़ा जो संकट है वो प्रयागराज के ऊपर मंडरा रहा है। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं जल स्तर में और वृद्धि होती जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब के बीच में जिस तरीके से सुबह से ही रुक रुक कर जो बारिश हो रही है उसने ये परेशानियों को और बढ़ा दिया है। फिलहाल तस्वीरें आप देखिए कि पूरा का पूरा जो मोहल्ला है वो इस वक्त पानी में समाहित है और न सिर्फ एक मोहल्ला बल्कि प्रयागराज के लगभग दर्जन भर से अधिक मोहल्लों की जो तस्वीरें हैं वो कुछ इसी तरीके से हैं और ऐसा लग रहा है कि एक बड़े हिस्से में इस वक्त वाटर कर्फ्यू सा नजारा आपको नजर आ रहा होगा। देखिए यहाँ से दूर तक आपको एक आदमी नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, यानी किस तरीके से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हम लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जी सर, विवेक अग्रहरी। अच्छा, आप यही स्थानीय मोहल्ले के ही हैं? जी नहीं, तैयारी करते हैं सर। अच्छा, तैयारी करते रहते तो यही पे है ना? जी जी बिल्कुल। तो किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को इस वक्त? सर यहाँ पे देखिए आए दिनों हर साल हर 2-3 साल में यहाँ पे बाढ़ की स्थिति नजर आने लगती है, क्योंकि यहाँ पे एक यहाँ के जिला प्रशासन को एक राहत बचाव कार्य के लिए कुछ जरूर यहाँ पे लोगों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन अभी सुबह से मैं जहाँ तक देख रहा हूँ सर, यहाँ पे न कोई नाव की व्यवस्था है न किसी प्रकार की। आप लोग कैसे आ जा रहे हैं? जैसे इस मोहल्ले के लोग कैसे आना जाना हो रहा है? सर 2-2, 3-3 घंटे में एक बार कहीं से नाव आ रही है। अगर किसी को कोई जरूरत है तो सही तरीके से वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहा है। अगर किसी को अपने घर पे जाना हो तो वो कैसे जाए, थोड़ा इसके लिए इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। देखिए, तो सबसे बड़ी परेशानी यही है कि इस मोहल्ले में अब बिजली काट दी गई है। इसके साथ ही जो पेयजल की जो आपूर्ति है वो बाधित हो चुकी है। लोगों के सामने रोजगार का संकट पहले से ही खड़ा था और अब खाने पीने के लिए भी लोगों को भारी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो सवाल इसी बात का है कि स्थानीय प्रशासन की ओर से अभी उस तरीके के इंतजाम नहीं किए गए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं वाराणसी का हाल। यहां बाढ़ की वजह से कई मोहल्ले पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। खासतौर पर लंका इलाके की बात की जाए तो आधा दर्जन से ज्यादा मोहल्लों में घरों की पहली मंजिल तक पानी पहुंच चुका है। लोग या तो इलाका छोड़ चुके हैं या फिर घरों की दूसरी मंजिल पर रह रहे हैं। गंगा जी का जलस्तर फिलहाल 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। इधर गंगा की सहायक नदी वरुणा और गोमती भी उफान पर। गंगा किनारे जो इलाके हैं वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ और जल पुलिस की टीम को अलर्ट पर रखा गया है। वाराणसी का हाल कैसा, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं।
धर्मनगरी वाराणसी में मां गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गंगा घाटों को छोड़ अब सड़कों और गलियों की ओर चल पड़ी हैं और उसके बाद क्या तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के लंका इलाके में है और ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं और हमारी कोशिश है कि बाढ़ की एक एक तस्वीर, एक एक जो रिपोर्ट है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। फिलहाल अगर लंका इलाके की बात करें तो यहाँ की सड़कें जो हैं वो पूरी तरीके से लबालब भर चुकी हैं। ये किसी नाले या फिर बारिश का पानी नहीं है बल्कि ये गंगा का पानी है जो कहीं ना कहीं अब घाटों को छोड़ते हुए यहाँ तक पहुँच आया है। और के बाद की जो तस्वीरें हैं वो आपको साफ तौर पे नजर आ रही होंगी कि जो लोगों की परेशानियां हैं, जो मुसीबतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। सड़कों पर लगभग 1 से 2 फीट तक पानी भर चुका है जिसकी वजह से जो तमाम लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने ऑफिस के लिए निकल रहे थे, कॉलेज के लिए निकल रहे थे, लेकिन जो गाड़ियां हैं वो लगातार बंद होती जा रही हैं। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा हो रही है मुझे अभी। हर तरफ यही स्थिति है क्या? नहीं, ये सामने उधर साइड नहीं है बट ये बहुत ज्यादा पानी भर गया। ये स्कूटी में साइलेंसर दूर से आप आ रही है? मैं आ रही हूँ परमहंस आश्रम के पास। लगभग आप समझिए कि किस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल सड़कों की ये स्थिति है और इससे कहीं ज्यादा बदतर स्थिति कॉलोनियों की हो चुकी है क्योंकि अगर लंका इलाके की बात करें तो लंका के लगभग आधा दर्जन कॉलोनियां पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं। वहां पर नाव चलाने की सिचुएशन आ गई है और इसके साथ ही लगभग 50,000 से अधिक की जो आबादी है वो पूरी तरीके से एक तरीके से उसके ऊपर आफत के बादल मंडरा रहे हैं। लोग अपने घरों को छोड़ अब दूसरी जगह पर जाने के लिए एक तरीके से मजबूर हैं। घरों की जो पहली मंजिल है वो पूरी तरीके से डूब गई है। लोग दूसरी मंजिल पर या छतों पर अपना आशियाना बनाए बैठे हैं। तो जो कुछ लोग हैं वो अब बाढ़ राहत शिविर का रुख कर रहे हैं। तो जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है बाढ़ की वजह से जो हालात हैं वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बात अयोध्या की करते हैं। मूसलाधार बारिश से अयोध्या जलमग्न हो चुकी है। यहां जलवानपुर इलाका भारी जल जमाव की मार झेल रहा है। लोगों के घरों में भी पानी घुसा है। लोग बता रहे हैं कि जलवानपुरा से पानी की निकासी के लिए 38 करोड़ रुपए की लागत से एक पंपिंग स्टेशन बनाया गया था, लेकिन पंपिंग स्टेशन में बिजली कनेक्शन ही नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को लगातार परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। लोग पूछ रहे हैं भाई इतना पैसा खर्च करके कहां गया ये, जब आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी ही नहीं थी और वहां के लोगों को ये मार जब झेलनी ही थी तो फिर आखिर इतना पैसा खर्च करने का मतलब क्या हुआ। ये जलवानपुरा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या की तस्वीर आपके सामने। प्रभु श्री राम की नगरी। वैसे तो इसके विकास के लिए कितना ही पैसा नहीं खर्च किया गया, लेकिन आप एक इलाके का हाल देखिए, वहां पर कैसे पानी भरा हुआ है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जलवानपुरा में इस समय हम कॉलोनी के अंदर है और ये कॉलोनी का दृश्य आप देख सकते हैं। ये कितनी गंदगी यहाँ पे पड़ी हुई है, कितनी गंदगियों का सामना करना पड़ता है। ये भाई साहब जो है ये खुद अपने घर की सफाई के लिए झाड़ू लेकर खुद बाहर सफाई कर रहे हैं और इनके लान में देखिए, लान में पूरा पानी भर गया है, पूरे घर के अंदर पानी। अगर हम अंदर भी चलेंगे तो आपको दिखाएंगे। भाई साहब ये समस्याएं जो है ये कब से हैं? ये काफी समय हो गया, लगभग 15-20 साल से। जब से मैंने होश संभाला मैं तब से सेम स्थिति देख रहा हूँ। कैसे आप लोग जीवन जीते हैं यहाँ पे? अब क्या कर सकते हैं, राम भरोसे चल रही है। कोई अधिकारी या किसी तरफ से कोई आया कि इस तरीके की समस्याओं को दूर किया जाए? आते हैं अपना वादा करते चले जाते हैं। वादे के अनुसार उन्होंने एक पंप हाउस भी बनवाया, लेकिन वो भी आप देख रहे हैं, उसका हाल देख ही रहे हैं अपने सामने। आप बताइए भाई साहब कैसे जीवन जी रहे हैं इतनी समस्याओं? बहुत मुश्किल है जीना। जैसे ही सुबह आँख खुलती है तो सीधा पानी दिखता है और ये हर बरसात का यही हाल है, खाली एक बरसात से नहीं। और लगभग जब से मेरा घर बना है, पहले तो इतना ऊंचा यहाँ नहीं था, ये तो अब ऊंचा हुआ है। पहले तो यहाँ तक का पानी रहता था। राम मंदिर से कितनी दूर है? राम मंदिर से मात्र 200 मीटर है। 200 मीटर। थोड़ा सा अपने घर के अंदर का दिखाएंगे? हाँ आइए ये हम चलते हैं इनके घर के अंदर भी। और घर के अंदर अब देखिए जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं पानी घुटने तक इनके भर गया है और इनको और इनके परिवार को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ की स्थिति देखेंगे, इनकी बागवानी जो है वो भी पूरी तरीके से डूब चुकी है। आगे इनके वाहन जो खड़े हैं, वाहन भी इनका डूब गया। और ये इनके घर के अंदर की स्थिति दिखाएंगे हम आपको। घर के अंदर की आप स्थिति देखिए, मोटरसाइकिल इनकी खड़ी है वो पूर्ण रूप से डूब गई है। आगे अंदर जो फर्नीचर रखे हुए हैं, फर्नीचर भी सारे इनके चौपट हो रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं और की बहुत ही दिक्कतों के साथ परिवार के साथ अपना जीवन चला रहे हैं। और अंदर की तरफ चलेंगे तो दिखाएंगे
जैसे आप घर के अंदर, ये पूरा घर इस समय पानी से भरा हुआ है। और सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है, इन लोगों का जो कहना है कि इस पानी की समस्या से सबसे पहली बात की बीमारी का खतरा, दूसरी परिवार की जो व्यवस्था है वो पूरी चरमरा गई है। उत्तराखंड के ऋषिकेश की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहां गंगा जी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। ऋषिकेश के सारे घाट डूब चुके हैं। बारिश की वजह से गंगा जी का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। स्थिति क्या है इस रिपोर्ट में जरा देखिए। मां गंगा मानो क्रोध में उफन रही है, सामने शिव साधना में लीन है और गंगा की लहरें उनके चारों तरफ कोलाहल मचा रही हैं। मानो ये लहरें सब कुछ लील जाने को तैयार हैं। गंगा के रौद्र रूप की ये तस्वीरें ऋषिकेश से आई हैं। यहाँ के मशहूर परमार्थ निकेतन के घाट पूरी तरह डूब चुके हैं। शिव की विशाल प्रतिमा भी जलमग्न दिखाई दे रही है। मूसलाधार बारिश के बाद गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा का पानी परमार्थ निकेतन की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है। लगातार बारिश और गंगा में आई बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। घाटों पर खास सतर्कता बरती जा रही है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं को स्नान के दौरान गहरे पानी में नहीं जाने की चेतावनी दी है। घाटों पर एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से ऋषिकेश में गंगा किनारे बने आश्रमों पर भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बिहार की राजधानी पटना की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। यहां भी गंगा जी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। खतरे के निशान से गंगा जी ऊपर बह रही हैं। प्रशासन ने कई इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। जलस्तर को देखते हुए दियारा के साथ साथ 6 प्रखंडों में अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल आपदा प्रबंधन विभाग के कंट्रोल रूम का जायजा लिया था और अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा था। ये 2 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर अभी की मौजूदा स्थिति क्या है पटना की, आप वो पहली तस्वीर में देख सकते हैं। गंगा जी यहां उफान पर हैं। पानी रिहायशी इलाकों का रुख करने लगा है। लेकिन आप दूसरी तस्वीर जो देख रहे हैं वो मुख्यमंत्री की तस्वीर है। नीतीश कुमार कंट्रोल रूम पहुंचे और तमाम इलाकों की स्थितियों को उन्होंने परखा है। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। वक्त रहते अधिकारी कदम उठाएं, ये बात खुद मुख्यमंत्री ने कही उन लोगों से। पटना में एक तरफ जहां लगातार बारिश हो रही है तो पटना के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो वहीं गंगा नदी भी उफान पर है। और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के भद्र घाट पर और ये पटना का भद्र घाट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा जो गंगा नदी का उफान जो है ये अभी पानी चढ़ चुका है ऊपर में। यहाँ तक महावीर घाट जो है, महावीर घाट के पथवे पर भी पानी आ चुकी है और यहाँ पर आज सोमवारी को लेकर काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ है। यहाँ पर जो गंगा किनारे जो मंदिर है वहाँ की सीढ़ियाँ भी डूब चुकी है और लोग पूजा अर्चना करने आ रहे हैं। और सावन की सेकंड यानी दूसरी सोमवारी को इसी घाट पर 5 बच्चे नहाने के क्रम में डूब गए थे, जिसको लेकर आज सावन के चौथी सोमवारी को लेकर एसएसबी के जवान यहाँ पर तैनात हैं और ये पूरी तरह निगरानी रख रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद भी हैं, उन लोग से बात भी करते हैं कि गंगा नदी का भी जलस्तर काफी तेजी से बढ़ा हुआ है। क्या परेशानी हो रही है? कोई परेशानी नहीं हो रही है अभी कोई नहाने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। नहाने में परेशानी बस यही थोड़ी होती है कि थोड़ा लोग आगे जाकर नहाता था, लेकिन अब है कि यहीं पे नहाने में जो है सुविधा है। बस बच्चे लोग जो आते हैं उनको सावधानी बरतनी चाहिए कि आए तो किनारे पे ही नहाए, ज़्यादा आगे ना जाए, क्योंकि सेकंड सोमवारी को ही 5 डूबे जो थे वो मेरे मोहल्ले के ही डूबे थे। हाँ, तो इसलिए उनको सावधानी थोड़ी बच्चे को बरतनी चाहिए कि किनारे पे नहाएं और जो भी आए अपने पेरेंट्स के साथ हैं। यहाँ पर एसएसबी के जवान का बोट भी तैनात है, सुरक्षा। हाँ, सुरक्षाकर्मी तैनात है, लेकिन सुरक्षाकर्मी भी एक हद तक अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। लेकिन दिक्कत ये आती है सुरक्षाकर्मी के होते हुए भी बच्चे साइड से छुप छिपा कर चले जाते हैं आगे, जो नज़र से बच के, तो उन लोगों को आशंका ज़्यादा रहता है डूबने का। अब वो तो अपने तरफ से कोशिश करते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम भी 2 बच्चे डूब रहे थे तो उन 5 में से 2 बच्चे को सुरक्षाकर्मी ने बचा लिए थे, लेकिन 3 बच्चे जो है डूब गए, वो किसी तरह से अब काफ़ी गहरे पानी में चले गए थे शायद। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ एसएसबी के जवान का बोट भी तैनात है और सुरक्षा की दृष्टिकोण से लगातार यहाँ पर निगरानी की जा रही है। और सावन की सोमवारी को लेकर यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ है, जिस कारण से अभी लगातार पटना में जो गंगा का जल स्तर है काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। ब्रिजभूषण कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत, पटना। और चलिए एक बार फिर से आपको उत्तर प्रदेश के कानपुर लिए चलते हैं। यहां मूसलाधार बारिश के बाद कानपुर के यशोदा नगर का हाल बेहाल हो चुका है। जल भराव से लोग परेशान हो चुके हैं।
बाजार बंद पड़े हुए हैं और सड़कों पर वाटर लॉगिंग से स्कूली बच्चों को भी परेशानी हो रही है। छुट्टी के बाद स्कूल से निकले बच्चे इसी जल भराव के बीच से होकर गुजरने के लिए मजबूर हैं। अभिभावक भी बच्चों की इस स्थिति को लेकर काफी ज्यादा परेशान हैं। हालात क्या है, इन तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह से बलिया की बात करें तो यहां भी कई इलाके बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। लोगों के घरों तक में पानी घुस रहा है। स्थानीय लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से। नाव का इंतजाम ना होने की वजह से लोगों ने अपने खर्चे से नाव का इंतजाम किया और उसी के सहारे अब लोग आना जाना कर रहे हैं। सड़क कहां है इस इलाके में, आप जरा ढूंढ कर दिखा दीजिए। ऐसे में लोगों के लिए जरूरत नाव की थी। प्रशासन से मदद की गुहार लगाई, लेकिन प्रशासन जब उसकी व्यवस्था नहीं कर पाया तो उसके बाद लोगों ने खुद अपना पैसा लगाकर यहां इन सड़कों पर जहां पर पानी भरा हुआ है वहां नाव दौड़ाना शुरू। कम से कम 100-150 घर मतलब पूरा डूब चुका है। आगे भी कल तक पानी बहुत दूर था और आज बहुत पानी यहाँ तक आ गई है और ये सीढ़ी पूरा डूब जाती है और अंदर तक पानी चली जाती है। लोग यहाँ से सीढ़ी भी लगा के चल रहे हैं और उनके अंदर पूरा पानी मतलब बहुत ज़्यादा घुसा हुआ है अंदर। वो लोग बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोग का तो थोड़ा यहाँ पे मतलब ठीक है, लेकिन उधर के जब लोग आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत हो रही है। आपके घर में पानी घुसा हुआ है? जी जी, मेरे घर में अंडरग्राउंड है, उसमें पानी गया है। हो रही है कि जो साधन नहीं मिल रहा है, लोग हमने के बाल बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए परेशानी हो रही है। ये सरकार को चाहिए ना कि हमको साधन दे। हम बाढ़ विभाग में हैं, नगर पालिका दे या प्रशासन दे, चाहे सरकार दे। अभी आप लोग कैसे आ जा रहे हैं? अभी अपने खर्चे से हम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। नाव लगी हुई है, किसकी नाव है और क्या अभी प्रशासन के अंदर नाव नहीं गई है। हम लोग अपने किराए से आ रहे हैं, अपने किराए से जा रहे हैं। कोई सरकार की साधन नहीं कि कोई साधन दे कि हम लोग बाढ़ क्षेत्र से आए और जाएं। और क्रिकेट प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर है। ओवल टेस्ट में भारत की शानदार जीत। भारत ने इंग्लैंड को 6 रनों से मैच हरा दिया है। 5 मैचेस की सीरीज 2-2 से बराबर हो गई है। अब से कुछ देर पहले भारतीय टीम